गुड इवनिंग। आज की जो क्लास है वो है नौ प्रभावात। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? नौ प्रभावात की। तो नौ प्रभावात का जो समय हम जानेंगे वो 1886 से लेकर के 1906 तक की। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नियो इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म मतलब होता है प्रभावात, तो नियो मतलब तो नौ प्रभावात। तो नौ प्रभावात जनक जॉर्ज शोरा, कहीं पर श्योरा लिखते हैं, कहीं पर शिवरत लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कहीं पर शिवरत, जॉर्ज शोरा, श्योरा या शिवरत। ठीक है, सामने लिख दिया मैंने। ठीक, जनक ये हो गए। स्थान इसका है पेरिस है। स्थान क्या है? पेरिस है। तो इससे पहले मैंने जो एक वाद पढ़ाया है वो है प्रभाववाद। प्रभाववाद के विरोध में एक नया वाद खड़ा हुआ और उस नए वाद को हम कहते हैं नौ प्रभाववाद। क्या कहते हैं? नौ प्रभाववाद। प्रभाववाद के विरोध में एक नया वाद शुरू हुआ जिसे जिसे नौ प्रभाववाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाववाद के विरोध में एक नया वाद शुरू हुआ जिसे नौ प्रभाववाद कहते हैं। क्लियर हो रहा है? और नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद, नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद या विभाजनवाद या मैंने इनको एक साल लिखा, इसको अलग लिख रहा है, या प्रकाशवाद। तो बिंदुवाद को या नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद, विभाजनवाद या प्रकाशवाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इससे बिंदुवाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसे बिंदुवाद क्यों कहते हैं? इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें बिंदुओं द्वारा चित्रण भी किया जाता था। किसके द्वारा? बिंदु के द्वारा। बिंदु मतलब ऐसे, ये बिंदु, 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 इस तरह से, ऐसे इस तरह के बिंदु 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 रख करके, या कह सकते हैं बिंदु को कह सकते हैं इसे कहेंगे बिंदु, या कहेंगे धब्बे। क्या कहेंगे? धब्बे। तो बिंदु रखेंगे या छोटे छोटे धब्बे रखेंगे, उससे कोई चित्र बनाएंगे तो उससे कहा गया, इसीलिए नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद कहा जाता है। क्या कहते हैं? नौ प्रभाववाद को बिंदुवाद कहते हैं। अब क्योंकि ये बिंदु से, नौ प्रभाववाद से अलग हट करके एक नया नाम मिलता है बिंदुवाद, तो इसीलिए इसको विभाजनवाद भी कहते हैं। क्योंकि विभाजित हो गया इसीलिए इसको विभाजनवाद भी कहते हैं। अब प्रकाशवाद क्यों कहते हैं, इसको देख लेते हैं। इसे प्रकाशवाद भी कहते हैं। इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रंगों पर विशेष ध्यान
दिया जाता है। रंगों पर या प्रकाश पर, या प्रकाश पर, रंगों पर या प्रकाश पर विशेष ध्यान, प्रकाश पर, रंगों पर या प्रकाश पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसे हम प्रकाशवाद कहते हैं। तो प्रकाश न कहें या चमक कहेंगे, रंगों पर या चमक पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इसको हम प्रकाशवाद भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है मोटा मोटा, नौ प्रभाववाद को हम विभाजनवाद, बिंदुवाद, प्रकाशवाद के नाम से जानते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि नौ प्रभाववाद की विशेषता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। विशेषताएं, नौ प्रभाववाद की विशेषताएं। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने सौंदर्य पर विशेष बल दिया है। इस पे सौंदर्य पर विशेष बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, सौंदर्य पर विशेष बल दिया है। दूसरा क्या है, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने भूरे रंग का प्रयोग किया है। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने बादामी व कत्थई रंगों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने विज्ञान का प्रयोग किया है। विज्ञान का प्रयोग किया है। नेक्स्ट, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने, ध्यान देना, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने, सौंदर्य हो गया है, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने सागरी दृश्य, क्या है, सागरी, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने सागरी दृश्य के चित्र अधिक बनाए हैं। ठीक है, सागरी दृश्य के चित्र अधिक बनाए हैं। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने चमक व प्रकाश पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने बिंदु व धब्बों का प्रयोग किया है। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने बिंदु कह सकते हैं, बिंदु व इसका धब्बों का प्रयोग किया है। क्लियर हो गया है। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने, आखिरी है, नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने मानव आकृतियां
ठोस बनाई हैं। क्या बनाई हैं? मानव आकृतियां ठोस, मानव आकृतियां ठोस बनाई हैं। आइए अब एक बार इसको समझ लेते कायदे से। नौ प्रभाववाद के चित्रकारों ने सौंदर्य पर विशेष बल दिया है, सुंदरता पे, जबकि प्रभाववाद के चित्रकारों ने सौंदर्य पर बल नहीं दिया है। ये विरोध का एक कारण है। वो लोग सौंदर्य पर बल नहीं देते थे, जबकि नौ प्रभाववाद के सौंदर्य पर बल देते थे। दूसरा, नौ प्रभाववाद के चित्रकार प्राथमिक रंगों का प्रयोग करते थे, समझ रहे, जबकि प्रभाववाद के चित्रकार इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग करते थे। ठीक, नौ प्रभाववाद के चित्रकार भूरा, बादामी, कत्थई रंगों का प्रयोग करते थे, जबकि प्रभाववाद के चित्रकार भूरा, बादामी, कत्थई रंगों का प्रयोग नहीं करते थे, इसका विरोध करते थे। ठीक है। विज्ञान का प्रयोग, नौ प्रभाववाद में विज्ञान का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इन्होंने छोटे छोटे बिंदुओं को देना शुरू किया है। इन्होंने बिंदु, इससे पहले बिंदु का काम नहीं हुआ है, बिंदु पर नए तरह का, एक नया टाइप का विज्ञान किया इन्होंने, इसलिए इसमें विज्ञान का प्रयोग किया गया है। सवाल आता है, प्रश्न आता है कि सबसे पहले कला में विज्ञान का प्रयोग किसने किया है? तो कहेंगे हाई रिनेसा काल। क्या कहेंगे? हाई रिनेसा काल, यानी उच्च पुनर्जागरण काल, जिसमें लियोनार्डो दा विंची ने पहली बार विज्ञान का प्रयोग किया था। दोबारा किसने किया विज्ञान का प्रयोग? तो कहेंगे नौ प्रभाववाद में। नोट कर लीजिएगा अलग से कहीं पे, मेरी बात जो मैंने बोला है भी। सर्वप्रथम विज्ञान का प्रयोग, सर्वप्रथम विज्ञान का प्रयोग किसमें किया गया है? तो कहेंगे लियोनार्डो दा विंची ने किया है। लियोनार्डो दा विंची ने किया है, याद कर लीजिएगा। और ये किसके काल थे? ये हाई रेनेसा काल के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नौ प्रभाववाद में सागरी दृश्य चित्र बनाए जाते थे, सागर वाले जो चित्र होते हैं। नौ प्रभाववाद में चमक और प्रकाश पर विशेष बल दिया है, ऊपर मैंने जो लिखा है, चमक और प्रकाश पर विशेष बल दिया है। नौ प्रभाववाद बिंदु धब्बे, जो भी मैंने बताया, बिंदु और धब्बों पर प्रयोग किया है। नौ प्रभाववाद की जो मानव आकृतियां हैं वो ठोस आकार में बनाई गई हैं, अंदर से खोखली, जैसे चित्र बनाते हैं तो जैसे छाया चित्र होता है ना, तो अंदर से लगता पूरा ठोस है, तो उस तरह से ठोस आकृतियों में बनाई गई हैं मानव कृतियां। तो ये है नौ प्रभाववाद की प्रमुख विशेषता। क्लियर हो गया? प्रभाववाद का विरोध 1884 में, 1884 में कलाकारों का एक दल ने किया, जिनमें जॉर्ज शोरा प्रमुख थे। प्रभाववाद का विरोध 1884 में कलाकारों का एक दल ने किया, जिसमें जॉर्ज शोरा प्रमुख थे। और इसी समय जॉर्ज शोरा ने एक चित्र बनाया था, स्नान स्थल। 1884 में इन्होंने एक चित्र बनाया, स्नान स्थल चित्र बनाया। और इस चित्र को जब बनाया तो इन्होंने प्रभाववाद से विरोध करके बनाया था। वो चीजें, वो विशेषताएं नहीं थी जो प्रभाववाद में होनी चाहिए, इन्होंने वो विशेषताएं दी जो थोड़ी अलग हट करके थी। और जब भी
पुराने से नया कोई काम होता है तो पुराना उसका विरोध करता है। ये मैं शुरू में बता रहा था। तो इसलिए स्नान स्थल वाले चित्र का विरोध किया गया। विरोध किया गया, कहा यह कैसा चित्र है जिसमें केवल बिंदु बिंदु रखे गए हैं 1884 में। लेकिन एक नया वाद की शुरुआत होने जा रही थी। एक नई विचारधारा निकल के आ रही थी। इसी चित्र को 2 साल बाद एक व्यक्ति ने देखा, एक विद्वान ने देखा 1886 में। ठीक है, 1886 में उस विद्वान का नाम था अठारह सौ छियासी में स्नान स्थल चित्र को देखकर एक विद्वान जिनका नाम था फेनियो, क्या नाम था उस विद्वान का? नाम था फेनियो, याद कर लीजिएगा। उस विद्वान ने फेनियो ने 1886 में नया नाम दिया नौ प्रभाववाद। नौ प्रभाववाद का नाम किसने दिया था? फेनियो ने दिया था। किस चित्र को देख के दिया था? स्नान स्थल चित्र को देख के दिया था। ठीक है, जबकि ये चित्र बना कब है? ये 84 बना है। इसीलिए इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? 1886 से मानी जाती है। आ रहा समझ में? तो 1886 में फेनियो ने इसका नाम रखा था नौ प्रभाववाद। ठीक है, और क्योंकि ये चित्र किसका था? ये चित्र जो था जारशोरा का था, इसीलिए जारशोरा को नौ प्रभाववाद का जनक माना जाता है। ठीक है, नौ प्रभाववाद के प्रमुख कलाकार एक थे जॉर्ज शोरा या श्योरा, और दूसरे कलाकार का नाम था पॉल सिन्याक। यही 2 कलाकार आपको जानना है। एक है जॉर्ज शोरा, दूसरे का नाम है पॉल सिन्याक। इन्हीं दोनों के बारे में बता करके आज मैं 9 प्रभाववाद पूरा कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग किसकी? जॉर्ज शोरा की। किसकी बात करते हैं? जॉर्ज शोरा की। पहले जॉर्ज शोरा देख लेते हैं, फिर पॉल सिन्याक देखते हैं। ठीक है, जॉर्ज शोरा का समय है 1859 से लेकर के 1891। एक मिनट, 1981, सॉरी, बहुत लंबा हो गया समय। थोड़ा यहाँ से डेट कंफ्यूज में है, देख लीजिएगा, नहीं तो मैं बात बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे कंफ्यूज लग रही डेट। अगर 1859 से लेकर 1981 करेंगे तो 100 साल के बहुत ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ डेट कंफ्यूज में, बात बता देते हैं। जारशोरा ये नौ प्रभाववादी कलाकार व संस्थापक हैं, यानी जनक हैं। 9 प्रभाववादी कलाकार व संस्थापक हैं या जनक हैं। ठीक है, और ये ध्यान देना, ये सागरी दृश्य चित्र बनाने में माहिर थे। क्या थे? ये सागरी दृश्य चित्र बनाने में माहिर थे, और इन्होंने बहुत सारे सागरी दृश्य चित्र बनाए भी हैं। तो इस महान कलाकार का जन्म मैंने बताया 1859 में
इस महान कलाकार का जन्म 1859 में पेरिस में हुआ था। इनका जन्म पेरिस में हुआ था। इनका दाखिला पेरिस के एकोल दा बाजार, पेरिस के एकोल दा बाजार कहाँ हुआ था? पेरिस के एकोल दा बाजार, ध्यान रखिएगा, एकोल दा बाजार, पेरिस के एकोल दा बाजार अकादमी, ठीक है। इनका दाखिला पेरिस के एकोल दा बाजार अकादमी में हुआ। यहां से इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। कला शिक्षा प्राप्त, सर हाँ बोले। वो 1891 है सर, 1859 से 1891 इजाज़त हो रहा था। वही कह रहे क्या लिखा, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है, मतलब सही लिखा मैंने, नहीं सर 91 है ना? जी मतलब जो लिखी थी मैंने सही लिखी ठीक थी इसको अंदर, ठीक। नहीं सही सर 91 ठीक है सर। तो कला शिक्षा एकोल दा बाजार अकादमी में इन्होंने कला शिक्षा प्राप्त की। क्लियर है? कला शिक्षा प्राप्त की, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अग्र के शिष्य के निर्देशन में, अभी नाम बताते हैं, उनके निर्देशन में इन्होंने कला शिक्षा सीखी थी। मैं बता देता हूं, यहां पे एकोल दा बाजार में अंग के शिष्य, जिसका नाम है लेहमैन, क्या नाम है? इसका नाम है हेनरी लेहमैन, नाम इसका हेनरी लेहमैन के निर्देशन में सीखा था। ठीक है, अग्र के शिष्य हेनरी लेहमैन के निर्देशन में कला सीखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब ये 18 वर्ष के हुए, 18 वर्ष के 18 वर्ष के हुए, तब ये पुंस व राफेल की सुनिए, 18 वर्ष के हुए तब ये पुंस व राफेल की कला से प्रभावित हुए, कला से प्रभावित हुए। ठीक है, तब इन्होंने पुंस व राफेल के चित्रों को देखकर अनुकृतियां तैयार की। अनुकृतियां मतलब होता है कोई चीज पहले से बनी हो और उसी को देख करके कोई चित्र बनाया जाए, उसे कहते हैं अनुकृतियां। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। एक मिनट की नेक्स्ट, ये जापानी कला से भी प्रभावित है। ठीक, इन्होंने अपना पहला प्रसिद्ध चित्र, पहला प्रसिद्ध चित्र 1884 में बनाया। स्नान स्थल कौन सा बनाया था?
1884 में एक चित्र बनाया था, स्नान स्थल, और वही जो भी बताया मैंने, इस चित्र को इन्होंने सैलो द आंदेपांदा की प्रदर्शनी में रखा था। कहाँ रखा था? इसको रखा था सेलो दा आंदे पांदा, आंदे क्या नाम है? सेलो दा आंदे पांदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलो दा आंदे पांदा की प्रदर्शनी में रखा था, रखा था। और ये कहां हुई थी प्रदर्शनी? पेरिस में, ठीक है। और तभी इस चित्र का विरोध किया गया था। सेलो द आंदे पांदा की जो सैलून होती है, जो प्रदर्शनी जहां लगाई जाती है, तभी ये चित्र को देख करके इसका विरोध किया गया था, और उसके 2 साल बाद इसका नामकरण हुआ नव प्रभाववाद। ठीक, आइए। अठारह सौ छियासी में इनका दूसरा महत्वपूर्ण चित्र, दूसरा महत्वपूर्ण चित्र क्या है? वो है ग्रांड जात द्वीप में रविवासरी अपराहन। मैं लिख देता हूं, क्या नाम है चित्र का नाम? चित्र का नाम है ग्रांड जात द्वीप में, चित्र का नाम है, चित्र बनाया कौन सा? ग्रांड जात द्वीप में रविवासरी, ग्रांड जात द्वीप में क्या है? रविवासरी, याद रखिएगा कौन सा है? रविवासरी, रविवासरी अपराहन, ये चित्र है। ये इनका दूसरा सबसे प्रमुख चित्र है। कौन सा है? ग्रांड जात द्वीप में रविवासरी अपराहन। ये तैल कैनवास पे तैल रंग में है। क्या है ये? कैनवास पर तैल रंग में, ठीक है। और इस चित्र को बनाने के लिए अभ्यास 250 चित्र अभ्यास किए थे। यानी इस चित्र को बनाने के लिए 250 अभ्यास चित्र बनाए थे, ठीक है। 250 चित्र बनाए थे, याद रखिएगा। क्लियर हो गया? ग्रांड जात द्वीप में रविवासरी अपराहन वाले चित्र को, चित्र ये क्या है? चित्र है कैनवास पे तय रंग में है, और इस चित्र को देखकर बनाने के लिए 250 अभ्यास चित्र बनाए थे, ठीक है। इस चित्र का विरोध, इस चित्र का विरोध देगा ने किया था, देगा ने किया था, और कहा था, इस चित्र को देख करके कहा था ये रोमांटिक प्रभाववाद है। देगा ने क्या कहा है? नव प्रभाववाद को देगा ने रोमांटिक प्रभाववाद कहा है। क्या कहा है? नव प्रभाववाद को किसने? देगा ने रोमांटिक प्रभाववाद कहा है। ध्यान रखिएगा। ये चित्र कहां है मैं बता देता हूं। ये चित्र जो है आपका कौन सा? ये वाला, ये आपका शिकागो संग्रहालय में सुरक्षित है। ये कहां सुरक्षित है? तो कहेंगे शिकागो। ये चित्र शिकागो संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है।
ये चित्र शिकागो संग्रहालय में सुरक्षित है। और ये चित्र है कितना बड़ा? ये चित्र 207.5 गुणे 308 गुणे 0.1, यही है ना? एक बार चेक कर लेते हैं। 207.5 गुणे 308.1 वर्ग सेंटीमीटर का। बहुत इंपॉर्टेंट चित्र मैंने बताया आपको, ठीक है ना? 207.5 गुणे 308.1 वर्ग सेंटीमीटर का ये चित्र है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। कौन सा चित्र अभी जो मैंने लिखा है, जो वाला चित्र रवि वासरी अपराहन वाला, यानी आप ऐसे लिखोगे, उपरोक्त चित्र के बारे में कला समीक्षक यूइमा, क्या नाम है? कला समीक्षक यूइमा ने उपहास में कहा था। क्या कहा था? यूमा ने कहा था इसमें, इस चित्र में क्या लिखा है? इस चित्र में रंगीन मक्खियां बैठी हैं। इस चित्र में रंगीन मक्खियां बैठी हैं। क्या है? इस चित्र में रंगीन मक्खियां बैठी हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए, यदि इन्हें हटा दिया जाए तो इसमें ना तो विचार है, क्या है? ना तो इसमें विचार है और ना कोई आत्मा। ना तो कोई विचार है, ना तो कोई आत्मा। ये कौन से चित्र? ऊपर वाला मैंने अभी जो बताया है, उपरोक्त चित्र के बारे में कला समीक्षक यूमा ने उपहास में कहा था, इस चित्र में रंगीन मक्खियां बैठी हैं। यदि इन्हें हटा दिया जाए तो इनमें ना तो कोई विचार है और ना ही कोई आत्मा। ये कौन सा चित्र है? ये वाला चित्र है, मैंने अभी आपको बताया है, ग्राम जात द्वीप में रवि वासरी अपराहन, उसके बारे में इन्होंने बात कही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर इस चित्र का साइज दोहरा दीजिए। 207.5 गुणे 308.1 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है। एसी चल रही, इतनी गर्मी है कि एसी चल रही है, बाबर ट्रिप हो जा रही, इतनी गर्मी है। अरे हम लोग बिना एसी के कितना परेशान हो रहे हैं। बात सही है, बहुत गर्मी है। बात तो सही है कि आप बिना एसी में बैठ लो, बाद में बोलने में ज्यादा एनर्जी निकलती है, आपको बता दूं मैं। हाँ सही बात, जब सही बात। आपकी बोलने में बात ज्यादा सही। नहीं, अगर रेगुलर चले कोई दिक्कत नहीं, ट्रिप हो जाती, इतनी गर्मी पड़ रही थी, हाँ। काम ही नहीं कर रही लाइटें। खैर, तो मैं बात कर रहा था जार शोरा की। तो जार शोरा वो समय था जब प्रभाववाद जा रहा था, और प्रभाववाद जा रहा था, नव प्रभाववाद का उदय हो रहा था। तो ऐसे में नव प्रभाववाद का भी कुछ विरोध करने वाले थे, जिन्होंने आगे चल करके एक नई चीज शुरुआत की, और वो थी उत्तर प्रभाववाद। उत्तर प्रभाववाद के कलाकार आगे जो बनेंगे जाकर के, उनका नाम था पॉल गॉगिन। ठीक है। तो पॉल कौन है? पॉल गॉगिन, क्या रखिएगा? पॉल गॉगिन ने शोरा को
रसायन, रसायन शास्त्र, हरा रसायन, हरा रसायन शास्त्री कहा था तथा इनकी 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 कला को क्या नाम दिया है? इनकी कला को रिप्पी पॉइंट, इनकी कला पद्धति को, इनकी कला पद्धति को रिप्पी, रिप्पी पॉइंट, रिप्पी पॉइंट, मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूं, पॉइंट, रिप्पी पॉइंट। तो इनकी कला पद्धति को पॉल गॉगिन ने इनको रसायन शास्त्री कहा। क्या कहा? रसायन शास्त्री, हरा रसायन शास्त्री कहा। और इनकी कला पद्धति को रिप्पी पॉइंट, क्या कहा है? रिप्पी पॉइंट कहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? रिप्पी पॉइंट मतलब बिंदु बिंदु रखे, इसलिए पॉइंट मतलब बिंदु, रिप्पी पॉइंट छोटे छोटे बिंदु रखे गए, उन्हीं को रख करके चित्र बनाते थे जारशोरा। आगे देखते हैं 1891 में जारशोरा ने एक चित्र बनाया था, श्रृंगार नहीं, द सर्कस। इन्होंने 1891 में द सर्कस चित्र बनाया, द सर्कस चित्र बनाया। किसमें था ये? तैल रंग में, तैल रंग में, कैनवास पर। और इसमें दिखाया क्या है? इसमें दिखाया है, दिखाया क्या है इसमें? दौड़ते हुए, दौड़ते हुए, दौड़ते हुए घोड़े पर, घोड़े पर करतब, करतब दिखाती हुई सुंदरी। क्या दिखाया गया इसमें? चित्रित किया गया है दौड़ते हुए घोड़े पर करतब दिखाती हुई सुंदरी का चित्रित किया गया, सुंदरी को चित्रित किया है। ठीक है, तो ये इसमें दिखाया है। आगे हम लोग देखते हैं एक और चित्र है, श्रृंगार। अच्छा, ये चित्र है कहां? ये चित्र आपका जो है म्यूसी द ओरसाय संग्रहालय, ये चित्र कहां है? म्यूसी, ये चित्र सुरक्षित है म्यूसी द ओरसाय, म्यूसी द ओरसाय संग्रहालय पेरिस में सुरक्षित है। इसी तरीके से इनका एक और चित्र है, वो है श्रृंगार। एक इनका ये सरफेस चित्र है, ये भी इनका सर्फ, और उस चित्र का नाम है श्रृंगार, श्रृंगार चित्र। इसमें ये शोरा की पत्नी मादाम, क्या है इनका नाम? मादाम नाबलास, मादाम नाबलास का व्यक्ति चित्र है। देख लीजिए, श्रृंगार, ये भी इनका सर्वश्रेष्ठ चित्र है। और सर्वश्रेष्ठ काहे ना हो भाई, पत्नी है, पत्नी का तो अच्छा बनाएंगे ही, है ना। तो श्रृंगार वाला चित्र शोरा की पत्नी मादान नाबलास का व्यक्ति चित्र है। आइए बाकी बात करते हैं इनके अन्य प्रमुख चित्र। ठीक है, अन्य प्रमुख चित्र, भिन्न मुद्राएं। क्या है?
भिन्न मुद्राएं। और कौन कौन से हैं देखें? मंच नृत्य, मंच नृत्य, मंच नृत्य, नारमंडी सागर तट, नारमंडी सागर तट, नारमंडी सागर तट, द एफिल टावर, द एफिल टावर, द एफिल टावर, और अश्वारोही, और कौन चित्र इनका? अश्वारोही, द लैम्बोरियस, द लैम्बोरियस। और एक और चित्र इनका है, और उस चित्र का नाम है मॉडल बनाने वाली स्त्री, मॉडल बनाने वाली स्त्री। और एक और चित्र है इनका, वो है गैस के प्रकाश में गाती गायिकाएं, गैस के प्रकाश में गाती गायिकाएं। ये तो एक बात समझ में आया कि इनका, अब थोड़ा सी मोटी मोटी बात समझ लें। नौ प्रभाव, जारशोरा नौ प्रभावात के जनक थे, ये पहले नौ प्रभावात के जनक थे। और इनका पहला चित्र स्नान स्थल है। इन्होंने सर्कस, द सर्कस चित्र बनाया, इन्होंने श्रृंगार चित्र बनाया। और इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण चित्र है, जो सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहेंगे, महत्वपूर्ण चित्र है। मैंने लंबा नाम बताया है, ग्रांड जात द्वीप पे रविवासरी अपराहन। इस चित्र को लेकर के कई लोगों ने विरोध किया था, देगा ने विरोध किया। और मैंने बताया कि इसमें नौ प्रभावाद में क्या क्या चीजें प्रयोग की जाती हैं। इसमें भूरा, बादामी, कत्थई रंगों का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रभावाद में ऐसा नहीं होता है। ये सौंदर्य पे बल देते हैं, जबकि प्रभावाद जो है मध्यम प्रकाश पे बल देते हैं। ये चमकदार रंगों का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको जो बताई हैं वो नौ प्रभावाद से जुड़ी हैं। मैं लगभग मैंने सब चीज क्लियर कर दिया इसमें क्या क्या है। अब आइए एक और छोटा सा 10 मिनट का लेक्चर और होगा, और वो है आपका पाल शिन्याक। ठीक है, 10 से 15 मिनट। पाल शिन्याक, इनका समय है 1863 से 1935 में। 1863 से 1935 में ये प्रभावादी, नौ प्रभावादी, ये नौ प्रभावादी कलाकार थे। ठीक है। और पाल शिन्याक जो थे, ये जारचोरा के साथ लगातार लगे रहते थे। ठीक है, नौ प्रभावादी कलाकार थे। और ये प्रकृति, क्या है? ये प्राकृतिक चित्र, बिल्कुल सही। ये प्राकृतिक चित्र, प्राकृतिक चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्र, प्राकृतिक दृश्य चित्र अधिक बनाते थे। व्यक्ति चित्र कम बनाते थे, व्यक्ति चित्र कम बनाते थे। ठीक है। इन्होंने नौ प्रभावाद के सिद्धांत पर इन्होंने एक बकायदा कह सकते हैं कि इन्होंने एक प्रॉस्पेक्टस तैयार किया था, एक पुस्तक बनाई थी। आइए बता देते हैं कौन सी है। इन्होंने 1889 में, 1889 में, 93 में, इन्होंने 1889 में एक पुस्तक
प्रकाशित की थी, ठीक है, जिसमें 9 प्रभावाद के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। वो पुस्तक का नाम क्या है? वो पुस्तक है ओजोन दिलाकरा। क्या है? ओजोन दिलाकरा ओ नियो। ओजोन दिलाकरा ओ नियो। नियो इम्प्रेशनिज्म। क्या है? ओजोन दिलाकरा ओ भाई क्लास में भी ओजोन दिलाकरा ओ नियो इम्प्रेशनिज्म। ये देखिए, ये एक पुस्तक है ये। और ये पुस्तक जो है, इसमें 9 प्रभावाद के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्या किया गया है? 9 प्रभावाद के सिद्धांत वाली पुस्तक कौन सी है? तो आप कहोगे ओजोन दिलाकरा। किसकी है? तो कहोगे पाल सिन्याक की है। क्या कहोगे? पाल सिन्याक की है। ध्यान रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, ठीक है। इन्होंने ही 1892 में 1892 में, ध्यान रखिएगा, 1892 में 9 प्रभावाद की पहली प्रदर्शनी कराई थी। और 1893 में 9 प्रभावाद की दूसरी प्रदर्शनी कराई थी। क्लियर हो रहा है? मैंने कहा इससे पहले 1891 में जारशोरा मर चुके थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने ही 9 प्रभावाद का जो बागडोर है अपने हाथों में ले ली थी। और तब इन्होंने 1892 में 9 प्रभावाद की पहली प्रदर्शनी कराई और 1893 में इन्होंने दूसरी प्रदर्शनी करवाई थी। ठीक है, 9 प्रभावाद। इसके बाद ये 1900, ध्यान देना, ये 1908 में, यानी जब ये अलग हो गए, ये 1908 में सेलो दा आंदे पांदा, सेलो दा आंदे पांदा के अध्यक्ष बन गए थे, जो 26 वर्ष तक रहे। आइए अब इनके देख लेते हैं अन्य प्रमुख चित्र इनके कौन है। अन्य क्या मतलब, जो एक साथ बता दे रहे हैं इनके कौन कौन चित्र प्रमुख हैं। इनके प्रमुख चित्र, इनके प्रमुख चित्र देखिए कौन कौन से हैं। पहला है द टाउन बीच। द टाउन बीच, ये 1878 का है, 1878 का। दूसरा है वुमेन एट द वेल, वुमेन एट द वेल, ये 1892 का है, 1892 का है। तीसरा इनका प्रमुख चित्र है पोर्ट्रेट ऑफ फेरी फेनियो, पोर्ट्रेट ऑफ फेली फेनियो, ये चित्र है 1890 का। ठीक है, इसी तरीके से
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट ये है 1886 से 88 के बीच में है, कब बनाए। इसी तरीके से संडे, संडे, संडे ये है 1888 से 90 के बीच का है, ठीक है। तो ये इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं। जैसे द टाउन बीच इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 3 इंपॉर्टेंट, पोर्ट्रेट ऑफ एलिफेनियो, इसी ने नाम दिया था नवप्रभावाद। तो ये इनके प्रमुख चित्र हैं, पाल सिग्नाक के द्वारा बनाए गए हैं। पाल सिग्नाक ने नवप्रभावाद की सिद्धांत के लिए एक पुस्तक निकाली थी, मैंने बताया, ओजोन दिलाकरा ओ नियो इम्प्रेशनिज्म, ठीक है। इन्होंने ही पहली और दूसरी प्रदर्शनी कराई थी और इस तरह से नवप्रभावाद जो है 1906 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये 1908 में सेलो द आंदे पांडा संस्था, जो संग्रहालय था, जो सैलून था जहां पर प्रदर्शनी लगाई जाती थी, ये उसके अध्यक्ष बन गए। और इस तरह से इसको समाप्त होने के बाद एक नया वाद शुरू होता है और उस वाद को कहते हैं उत्तर प्रभाववाद। उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं, कल नहीं पढ़ाएंगे, परसों मंडे को पढ़ाएंगे। कल हम लोग जो है आधुनिक चित्रकार के बारे में बात करेंगे दूसरे वाले ऐप में, ठीक है। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।